वो है एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजी के अंदर जनरेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग न्यू एंट्रीज, यानी कि वो कहता है कि ये हमने कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो हमने उसको देखना है कि किस तरह से हम उसको जो है वो डेवलप कर सकते हैं और उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले वो कहता है कि न्यू एंट्री की डेफिनेशन क्या है, यानी कि हमारे पास जो न्यू बिज़नेस है उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो वो कहता है कि न्यू एंट्री रेफर्स टू ऑफरिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू एन एस्टेब्लिश्ड और न्यू मार्केट, यानी कि वो कहता है कि न्यू एंट्री का मतलब ये हो सकता है कि हमने कोई अपनी न्यू प्रोडक्ट जो है किसी प्रीवियसली जो एस्टेब्लिश्ड मार्केट है उसके अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये भी हमारी न्यू एंट्री के अंदर आएगा। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि ऑफरिंग एन इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट टू अ न्यू मार्केट, यानी कि वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट पहले से बनी हुई है, यानी कि कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारे पास किसी एक मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च हमने की है और वो सक्सेसफुली जो है वो रन हो रही है, और अब हम चाहते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को जो है वो किसी न्यू मार्केट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, तो हम जो है वो उस तरह भी, यानी इस वे में भी उसको जो है वो अपनी प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है वो न्यू मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, तो ये भी न्यू एंट्री के अंदर आएगा। उसके बाद वो कहता है कि क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि न्यू एंट्री का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश की है जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे और उनको मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी, अब वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी क्या होती है, तो सेट ऑफ डिसीजंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस दैट फर्स्ट जनरेट एंड देन एक्सप्लॉइट ओवर टाइम अ न्यू एंट्री, यानी कि वो कहता है कि हमारे पास किसी भी न्यू एंट्री को स्टार्ट करने के लिए जो सेट ऑफ डिसीजंस और उनके रिलेटेड एक्शंस और उनके जो रिएक्शंस हमारे पास आएंगे, उन सब चीज़ों को जो है वो हम एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी के अंदर देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजी की जो है वो डायग्राम है। इसके अंदर सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, दूसरे नंबर पे हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए जिनको यूज़ करते हुए जो है वो हम अपनी न्यू एंट्री को जो है वो देखेंगे कि हम उसको एज आ न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके अंदर वो कहता है कि पहले हमारे पास नॉलेज आ जाता है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे रिसोर्सेज, और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि रिसोर्सेज बंडल, यानी कि हमारे पास एक रिसोर्सेज का एक बंडल होना चाहिए जिनको कि हम देखेंगे कि हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए न्यू बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि असेसमेंट ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, कि हम असेस करते हैं कि हमने न्यू अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना है या नहीं करना। उसके बाद वो कहता है कि हम देखते हैं कि एंट्री स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उस न्यू एंट्री को जो है वो अडॉप्ट करने में अगर हमारे पास रिस्क आता है तो रिस्क को कैसे हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि हम देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी होगी और किसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। और उसके बाद लास्ट पे वो कहता है कि फॉर्म परफॉर्मेंस, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो उसका जो है वो क्या अमल दखल है हमारी न्यू बिज़नेस के अंदर। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज देते हैं हमारे कंपैटिटर से, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे कंपैटिटर के पास नहीं हैं, तो वो हमें कह लें कि बेनिफिट देंगे हमारे कंपैटिटर से ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा रीड करके देखते हैं। वो कहता है कि रिसोर्सेज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स टू अ फर्म्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस द इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि वो कहता है कि रिसोर्सेज जो हैं ख्वाह वो रॉ मटेरियल की शक्ल में हों या कोई मशीनरी की शक्ल में हों या कोई स्ट्रेटजी की शक्ल में हों, तो वो किसी भी फर्म की जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं और उनके इन प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए एज अ इनपुट सर्व करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि दे कैन बी कम्बाइंड इन डिफरेंट वेज, वो कहता है कि इन रिसोर्सेज को हम डिफरेंट वेज के अंदर कम्बाइन करके अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। साथ में वो कहता है कि अ बंडल ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड द फर्म इट्स कैपेसिटी टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस, यानी कि वो कहता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो वो किसी भी फर्म को अपनी कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद उसने रिसोर्सेज की करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज वैल्यूएबल होने चाहिए, रेयर होने चाहिए और इनइमिटेबल होने चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या है कि उनकी कोई ना कोई जो है वो कंपनी के लिए कोई वर्थ होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास एसेट्स होते हैं उनकी कोई ना कोई वर्थ होती है, तो वो यानी कि वैल्यूएबल होने चाहिए हमारी कंपनी के लिए। उसके बाद वो कहता है कि रेयर होने चाहिए। रेयर का मतलब क्या है कि अपने कंपेटिटर से यूनिक रिसोर्सेज अगर हमारे पास होंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। और इनलिमिटेबल का मतलब क्या है कि उन रिसोर्सेज को जो है वो हम सब्सटीट्यूट फर्दर हमारा कंपेटिटर है जो वो जो है वो ना कर सके, तो वो ये इनइमिटेबल में आएगा। उसके बाद वो कहता है कि क्रिएटिंग सोर्स बंडल दैट इज़ वैल्यूएबल रेयर एंड इन इमिटेबल
एंटरप्रेन्योर्स नीड टू ड्रा फ्रॉम देयर यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, यानी कि वो कहता है कि हमारे रिसोर्सेज को यूनिक और रेयर बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर के पास जो है अपने एक्सपीरियंस को और अपने नॉलेज को यूज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि वो जो है अपने रिसोर्सेज को जो है वो वैल्यूएबल और रेयर बना सके। इसमें सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास आ जाता है मार्केट नॉलेज। मार्केट नॉलेज के अंदर हमारे पास क्या आता है, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड स्किल्स दैट प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू अ मार्केट एंड कस्टमर्स, यानी कि वो कहता है कि मार्केट नॉलेज के अंदर एंटरप्रेन्योर को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि उसकी मार्केट कौन सी है, मार्केट के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है, मार्केट के अंदर कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, और उससे उसके कस्टमर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो अपने कौन से कस्टमर को जो है वो टारगेट करना चाहता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड स्किल्स दैट प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू वेज टू क्रिएट न्यू नॉलेज, यानी कि वो कहता है कि न्यू टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के अंदर एंटरप्रेन्योर को इस बात का पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर या प्रोडक्ट, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कोई उसका कंपेटिटर बना रहा है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, आया कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या कोई प्रीवियस टेक्नोलॉजी है। तो एंटरप्रेन्योर को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि वो कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट के अंदर एम्बेड करके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है। उसके बाद आ जाता है असेसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो कहता है कि एक न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी को उसकी अट्रैक्टिवनेस यानी कि उसको अडॉप्ट करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी देखना भी जो है वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले वो कहता है कि इसके अंदर डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द विलिंगनेस टू मेक अ डिसीजन विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो कहता है कि किसी न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी को अगर हमने अवेल करना है तो वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई अनसर्टेन एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो हम उस अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो ये हमारी न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी की जो है वो कह लेंगे एक रिस्क फैक्टर आ जाएगा जो कि उसके साथ एसोसिएट होगा। उसके बाद वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन ऑन न्यू एंट्री प्रायर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सर्च, यानी कि वो कहता है कि अब ये जो हमारी अनसर्टेनिटी है इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, जैसा कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं या मार्केट के एनालिसिस कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद वो कहता है कि मोर नॉलेज एंड श्योर सम मोर एफिशिएंट सर्च, यानी कि वो कहता है कि अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप सर्च प्रोसेस को अच्छी तरीके से जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि सर्च कॉस्ट इंक्लूड टाइम एंड मनी, यानी कि वो कहता है कि आप कॉस्ट जो कि हमारी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट करती है उसको प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको डिटरमिन करना और टाइम को डिटरमिन करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कहता है कि द वाइबिलिटी ऑफ अ न्यू एंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो कहता है कि हमारी न्यू अपॉर्चुनिटी जो है उसको हम एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नज़र आई है तो हमने उसको एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लेना है। उसके बाद वो कहता है कि कंफर्ट विद मेकिंग अ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, यानी कि वो कहता है कि द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन मोर इन्फॉर्मेशन एंड द लाइकलीहुड दैट द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी विल क्लोज प्रोवाइड द डायलेमा फॉर एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो कहता है कि हमारे पास जो है वो किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो है वो इंफॉर्मेशन जो है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और उसकी उसे जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसके दरमियान जो ट्रेड ऑफ होगा वो एंटरप्रेन्योर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और उसको सेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसमें दो चीज़ें आती हैं। वो कहता है कि सबसे पहले आता है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर वो कहता है कि नेगेटिव आउटकम फ्रॉम एक्टिंग ऑन द परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमने कोई मार्केट के अंदर गैप देखा और हमने उसको एज अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके हमने अपने प्रोडक्ट को जो है वो ओवर एस्टिमेट कर लिया जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गई, तो वो एरर ऑफ कमीशन के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि नेगेटिव आउटकम फ्रॉम नॉट एक्टिंग ऑन द न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। इसका क्या मतलब है कि हमने मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी देखी लेकिन हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया और हमारे कंपेटिटर ने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके जो है वो अपने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च की और वो कामयाब हो गया, तो ये हमारे लिए एरर ऑफ ओमिशन के अंदर जो है वो आएगा। उसके बाद वो कहता है कि द डिसीजन टू एक्सप्लॉयट और नॉट टू एक्सप्लॉयट द न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसका एक प्रॉपर हमारे पास प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो कहता है कि इसके अंदर हमारे पास सर्च आ जाती है जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉलेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहता है कि लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन न्यू एंट्री, यानी कि हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है उस न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में, और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि स्टिल ओपन है या नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ एरर और कमीशन, और कमीशन यानी कि हम देखते हैं कि
हम अपनी प्रोडक्ट को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, या फिर अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करने में देर तो नहीं कर रहे। और उसके बाद वो कहता है कि कंफर्ट विद मेकिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, यानी कि हम ये भी चीज़ देखते हैं कि हम अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और देन फाइनली वो कहता है कि गो नो गो और नो गो डिसीजन टू एक्सप्लॉइट न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, यानी कि हम फाइनली फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें न्यू अपॉर्चुनिटी एंट्री अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है या नहीं करना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फर्स्ट मूवर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास आता है बीइंग अ फर्स्ट मूवर कैन रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस दैट कैन एनहांस परफॉर्मेंस। दीज इंक्लूड, सबसे पहले वो कहता है कॉस्ट एडवांटेजेस। अब कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक फर्स्ट मूवर हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च की है, तो इनिशियली मुझे जो है वो उसकी कॉस्ट जो है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की है मार्केट के अंदर, तो मेरा इनिशियली कोई कंपेटिटर नहीं है, तो मुझे उसकी एडवर्टीज़मेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कॉस्ट एडवांटेज के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेस कम्पेटिटिव राइवलरी। अब लेस कम्पेटिटिव राइवलरी का मतलब क्या है कि मैं एक फर्स्ट मूवर, मैंने कोई इनिशियली प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च की है, तो मेरा कोई भी कंपेटिटर नहीं है, तो ये भी मेरे लिए एक बेनिफिट है या एडवांटेज कह सकते हैं कि मेरा कोई कंपेटिटर मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद कहता है कि द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स। वो कहता है कि मैंने कोई नई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च की है, तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट एक एडवांटेज हो सकता है कि मैंने जो सप्लायर्स हैं मेरी प्रोडक्ट के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं मेरी प्रोडक्ट के लिए, मैंने उनको सिक्योर कर लिया, उनके साथ कमिटमेंट कर ली कि आप मेरे साथ काम करेंगे, तो ये भी मेरे लिए एक एडवांटेज है। उसके बाद वो कहता है कि अ बेटर पोजीशन टू सेटिस्फाई कस्टमर। अब इसमें वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट मूवर, मैंने प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर सबसे पहले लॉन्च कर दी, तो जब तक कोई कंपेटिटर मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट मेरी तरह की प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं करेगा, तब तक मुझे जो है वो इस बात का बेनिफिट होगा कि मैं अपने कस्टमर को उतनी देर के अंदर मज़ीद सेटिस्फाई करूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ, उसके अंदर चेंजिंग लेके आऊँ। उसके बाद वो कहता है कि द अपॉर्चुनिटी टू गेन एक्सपर्टीज़ थ्रू पार्टिसिपेशन। अब इसके अंदर वो कहता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मैंने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी है, तो दैन मैं उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट्स करूँगा, तो मैं उसके अंदर मज़ीद जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करता जाऊँगा, तो मैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो एक्सपर्टीज़ गेन करता जाऊँगा, तो ये भी मेरे लिए एक एडवांटेज होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज के अंदर वो कहता है कि दो तरह के डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि द एंटरप्रेन्योर मस्ट फर्स्ट डिटरमिन द की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री बीइंग टारगेटेड फॉर एंट्री आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस। अब वो कहता है कि आप जिस मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो मार्केट के अंदर जो है वो कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस आर हाईली लाइकली इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि वो कहता है कि जो हमारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जो नई आने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद वो कहता है कि डिमांड अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि डिफ़िकल्टी इन एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट, हाउ फास्ट इट विल ग्रो एंड द की डायमेंशंस अलॉन्ग विच इट विल ग्रो। इसमें अंदर वो क्या कहता है कि हमें जो पता नहीं होता कि हमारी मार्केट जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं उसका साइज़ क्या है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मार्केट ग्रो कैसे करेगी, और किन डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली वो जो हमारी मार्केट है वो ग्रो करेगी। तो ये एक भी नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है फर्स्ट मूवर का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी है। वो कहता है कि डिफ़िकल्टी इन असेसिंग वेदर द टेक्नोलॉजी विल परफॉर्म एंड वेदर अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज विल इमर्ज एंड लीव फ्रॉक ओवर करंट टेक्नोलॉजी। यानी कि वो कहता है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि जब हम न्यूली को प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमने जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की है, आया कि वो मार्केट के अंदर जो है वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इस चीज़ को भी असेस करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि हम जो है वो कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या प्रीवियसली कोई पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि अडाप्टेशन क्या क्या मतलब है कि डिफ़िकल्टी इन अडाप्टिंग टू न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन। वो कहता है कि हमने कोई प्रोडक्ट किसी न्यू मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी है, तो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो अडाप्ट करेंगे या उसके एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट के लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल एट्रीब्यूट्स ऑफ परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन कैन इनहेबिट द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू डिटेक्ट एंड इम्प्लीमेंट चेंज। यानी कि वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर मुस्तकिल मिजाजी और कह लें कि किसी भी काम को वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके पास है,
तो वो जो है किसी भी चेंज को जो है वो ईज़िली डिटेक्ट कर सकता है और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके बाद कुछ और डिसएडवांटेजेस उसने एक्सप्लेन किए हैं। तो इसमें सबसे पहले वो कहता है कि अनसर्टेनिटी फॉर कस्टमर, डिफ़िकल्टी इन एक्यूरेटली असेसिंग वेदर द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड्स वैल्यू फॉर दैम। यानी कि वो कहता है कि अब जो हमने न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च की है, तो इसके अंदर ये भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है कि हमारा कस्टमर जो है आया कि हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस लेवल तक जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो इसके अंदर वो कहता है कि अगर हमने कस्टमर की अनसर्टेनिटी को ओवरकम करना है तो हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर जो है वो उनसे सेटिस्फाई हो। सबसे पहले वो कहता है कि इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग। इसका क्या मतलब है कि जब हम अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करें तो हम कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो किस डोमेन के रिलेटेड है और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। उसके बाद वो कहता है कि हाईलाइट प्रोडक्ट बेनिफिट्स ओवर सब्सटीट्यूशन। यानी कि वो कहता है कि हम अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो भी कस्टमर को बताएं कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये बेनिफिट्स हैं। उसके बाद वो कहता है कि क्रिएटिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स। और वो कहता है कि हम अपने कस्टमर के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल हमने सर्फ की कंपनी जो है वॉशिंग पाउडर की जो कंपनी है वो अपनी एडवर्टीज़मेंट के अंदर ये चीज़ बताती हैं कि हमारा वॉशिंग पाउडर जो है वो उसकी कीमत कम है, हमारा वॉशिंग पाउडर जो है वो ज़्यादा स्टेन्स को रिमूव करता है। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट करना कस्टमर के लिए कि वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो। उसके बाद वो कहता है कि एजुकेटिंग कस्टमर्स थ्रू डेमोस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर को कोई यूज़र मैनुअल प्रोवाइड करना या फिर कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट को जो है वो उसके यूज़ को डेमोस्ट्रेट करना कि इसको ऐसे ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कस्टमर की अनसर्टेनिटी को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लीड टाइम एंड फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेजेस के अंदर कुछ और पॉइंट्स उसने बताए हैं। सबसे पहले वो कहता है कि लीड टाइम। अब लीड टाइम क्या है कि द ग्रेस पीरियड इन विच द फर्स्ट मूवर ऑपरेट्स इन द इंडस्ट्री अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ लिमिटेड कंपटीशन। यानी कि वो कहता है कि लीड टाइम हमारे पास होता है वो स्पेसिफिक टाइम, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने फर्स्ट मूवर एज अ फर्स्ट मूवर अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च की है। तो जब तक मेरा कंपेटिटर अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके नहीं आएगा, मेरी प्रोडक्ट लॉन्च करने से लेकर जब तक मेरा कंपेटिटर अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके नहीं आएगा, वो जो टाइम होगा मेरे पास वो लीड टाइम होगा। तो उसके बाद वो कहता है कि लीड टाइम कैन बी एक्सटेंडेड इफ द फर्स्ट मूवर कैन इरेक्ट बैरियर्स टू एंट्री बाय। और वो कहता है कि कस्टमर जो है एंटरप्रेन्योर जो है वो इस लीड टाइम को इंक्रीज़ भी कर सकता है। कैसे, उसने ये 4 पॉइंट्स बताए हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टीज़। इसका क्या मतलब है कि कस्टमर को जो है अपनी प्रोडक्ट के साथ या अपनी कंपनी के साथ लॉयल रखना, उसे कोई बेनिफिट प्रोवाइड करके, उसे कोई प्राइस के अंदर जो है वो डिस्काउंट करके, या फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से जो है वो कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं आप अपनी कंपनी के साथ। उसके बाद वो कहते हैं कि बिल्डिंग स्विचिंग कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपका कस्टमर जो है वो किसी अल्टरनेट प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मूव ना करे, बल्कि आप ही की प्रोडक्ट को प्रेफर करे कि वो आपकी ही प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करना चाह रहा है। उसके बाद वो कहता है कि प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट यूनिकनेस। प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट यूनिकनेस का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है उस चीज़ को मेक श्योर करें कि कोई आपका कंपेटिटर जो है वो उसकी यूनिकनेस को जो है वो एक्सप्लॉइट ना कर सके या कॉपी ना कर सके। उसके बाद वो कहता है कि सिक्योरिंग एक्सेस टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इस बात को भी मेक श्योर करना है कि आपके पास जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कोई आपका कंपेटिटर उनको ज़्यादा प्राइस ऑफ़र करके अपने साथ ना मिला ले, या फिर उनको कहे कि आप मेरे साथ काम करें, मैं आपको ये बेनिफिट्स दूंगा। आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कस्टमर के जो है लीड टाइम जो है आपका मार्केट के अंदर उसको इंक्रीज़ करने के लिए। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।